वेलकम टू रियलिटी रियलाइजेशन। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि हम डिस्कस करेंगे टोटल बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, टोटल जितने भी सिलेबस है वो टोटल डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले ही हम डिवाइड कर दिए हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इन डिफरेंट पोर्शन। 7-8 लेक्चर और 15-16 मिनिमम 15-16 लेक्चर में है टोटल बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंप्लीट करेंगे। तो आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। आफ्टर ऑल द सेक्शन और ऑल द लेक्चर आई टेल यू द आपको कैसे पढ़ना है, कौन से लेक्चर को फास्ट पढ़ना है, कौन से लेक्चर को सेकंड में पढ़ना है, और रिवीजन टाइम में किस प्रोसीजर से और किस प्रोसेस से आपको पढ़ना है, कौन से पहले पढ़ना है, कौन से लास्ट पे पढ़ना है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस बेसिस से आप पढ़ रहे हो, किस सोर्स से आप पढ़ रहे हो, किस वे में आप पढ़ रहे हो। दिस इज इम्पेरेटिव टू डिसाइड वेदर यू क्रैक द एग्जाम और नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है कि आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया जाता है कि इस स्टैंडर्ड और रूल बेस्ड रहता है, वो उस रूल बेस्ड हिसाब से आपको अकाउंटिंग मैनेज करना है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। जितने भी अकाउंटिंग है आपको एक रूल बेस्ड होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड वाइज होना चाहिए, और एक कंसेप्ट भी रहता है कि इस कंसेप्ट में आपको अकाउंटिंग आपकी मैनेज करना है। एक इंटरनेशनल कंसेप्ट रहता है और एक नेशनल कंसेप्ट रहता है। इंडिया ने हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अप्लाई किए हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं, तो हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेज करते हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्मिटी आ जाता है और कंसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मान लो आपकी रूल बेस्ड है कि आपको एक साल में आपको रिलीज करना है, आपकी अकाउंटिंग की डाटा पब्लिश करना है, तो ये कंसिस्टेंसी बना रहता है कि आपको एक ईयर में आपकी डाटा को रिलीज करना है, पब्लिक में रखना चाहिए। और यूनिफॉर्मिटी क्या होता है कि आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर की जितने भी आपने अकाउंटिंग क्रिएट की हो, आपने अकाउंटिंग बनाया आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, बिजनेस की, तो उस फॉर्मेट्स के हिसाब से ही आपको आगे भी जाके आपकी अकाउंटिंग बनाना है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप कंपैरिजन कर पाओगे कि प्रीवियस ईयर में हमारे इंस्टीट्यूशन ने कितने ग्रो किया था और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर टुडे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है। तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना हो जाता है क्योंकि आपकी रूल बेस्ड है, ना कि जैसे चाहो आप ऐसे बना रहे हो आपकी अकाउंटिंग। आपकी रूल बेस्ड है, मीन्स एक स्टैंडर्ड दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस स्टैंडर्ड में और इस कंसेप्ट, हर कंसेप्ट दिया गया, इस कंसेप्ट के हिसाब में आपको अकाउंटिंग बनाना है। तो एक रूल बेस्ड हो जाता है और एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाता है कि सबकी कंपनी की, सबकी इंस्टीट्यूशन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम हो जाता है। तो आपको इजीली क्या होता है कि आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी कि आपकी कंपनी की ग्रोथ और आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एज कंपेयर टू दूसरे इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है कि इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी कौन है? इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंट ये रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। और वर्ल्ड में क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, एक प्रिंसिपल दिया जाता है जिस तरफ से हम अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं। बट लेटर ये गैप को हम रिप्लेस कर चुके हैं। आगे जाके ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम पोर्शन वाइज पढ़ेंगे कि कौन से पर्सन से कितने क्वेश्चन आ रहा है। तो एक ये गैप हो गया और दूसरे इंस्टीट्यूशन हो गया। हम इंस्टीट्यूशन, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो डिटेल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिवली हम क्लियर करेंगे टोटल इंस्टीट्यूशन को एक ही लेक्चर में। तो इस लेक्चर में मैं ज्यादातर डिटेल्स नहीं जाऊंगा। तो नेक्स्ट हो गया
कि ये हो जाता है कि मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और क्या है कि जो कंसेप्ट है, इंटरनेशनल कंसेप्ट है, उससे डिफरेंट नेम में हम बुलाते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट, एजम्पशन, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, डिफरेंट नेम है उसकी। थोड़ा देख लेना है ये क्या है, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट refers to the necessary assumption and idea who is the fundamental of the accounting practice। एक आइडिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि रूल बेस्ड रहता है तो आपको कंसेप्ट दिया जाता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और आपकी गवर्नमेंट कंसेप्ट देता है कि इस कंसेप्ट यह है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। आप जब अकाउंटिंग बनाओगे आपकी आइडिया हो जाता है, एक फिक्स्ड रहता है कंसेप्ट, तो आपकी आइडिया हो जाता है। वो है, ये क्या होता है, एजम्पशन एंड आइडिया व्हिच फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कन्वेंशन क्या है कि आपकी ट्रेडिशन प्रोवाइड कर देता है, मींस आप प्रीवियस ईयर जितने भी आपकी पास्ट है, हिस्ट्री में जितने भी आपने टोटल अकाउंटिंग मैनेज की हो, उस हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे जाके आपको अकाउंटिंग मैनेज करना है। एक ट्रेडिशन हो जाता है कि आपको जिस हिसाब से आपने अकाउंटिंग किए हो प्रीवियसली और हिस्ट्रीली, आगे जाके भी उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना है। तो ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट चेंज होता है विद ड्यू टू टाइम, आगे जाके भी ये चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और वेरियस कंट्री जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी अप्लाई करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि हर कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट रहता है, उस हिसाब से वो लोग चेंज करते हैं। इंडिया भी जब एडॉप्ट किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो भी थोड़ा सा चेंज किया है। आगे जाके देखेंगे कि इंडिया की स्टैंडर्ड क्या है, इंडिया की और एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफरेंस क्या है, थोड़ा देखेंगे आगे जाके। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, मींस ये चेंज होता है आगे जाके। और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि AICPA ने उसकी एक डेफिनेशन दे रखा है कि ये रूल है, इंटरनेशनल रूल है, जिसके हिसाब से आपको आपकी अकाउंटिंग बनाना है। तो चलते हैं डिफरेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, जो गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे रखा है कि ये कंसेप्ट है, और हर कंट्री इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, और हर गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कंसेप्ट क्रिएट करता है। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि ओनर और बिजनेस दोनों डिफरेंस है। मान लो आप कंपनी की ओनर हो और आपकी कंपनी है PQR ऑर्गेनाइजेशन, मींस आप ओनर डिफरेंस हो आपकी कंपनी से, मींस आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हो अपनी कंपनी से, ये है आपकी कंपनी की कैपिटल, ये कंपनी की कैपिटल के हिसाब में देखा जाएगा। मींस ये आपको कंपनी आपको लिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मींस आप डिफरेंस हो, आप नहीं हो, आप कंपनी नहीं हो, आप ओनर हो और बिजनेस अलग है। मींस जब आपकी कंपनी खड्डे में चला जाएगा तो आपको दूसरे लोग आके आपकी पर्सनल एसेट्स जो होगा उसको नहीं बेचेंगे, और गवर्नमेंट आपकी पर्सनल एसेट को नहीं बेचेगा, क्योंकि कंपनी अलग होता है और ओनर अलग होता है। तो ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिर से बोल रहा हूं कि ओनर अलग है और कंपनी अलग है। मींस जब आपकी कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगा तो आपकी जितने भी लोन है, जितने भी बेड डेब्ट हो गए हैं बाहर देना है, तो आपकी गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि आपकी ओनर की जितने भी पर्सनल एसेट्स है उसको बेच के बाहर जितने भी है उनको पैसा चुकता किया जाए, ये नहीं होगा। कंपनी के जितने एसेट्स हैं ये बिक सकते हैं और बाहर के जितने भी लोन है ये सब दे सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल एसेट्स पूरा सिक्योर है। ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, आप जितने भी कंपनी की ट्रांजेक्शन होता है, एक इंस्टीट्यूशन के जितने भी ट्रांजेक्शन होता है, ये ओनली मॉनिटरी मेजर करता है, ना कि एसेट्स। मान लो आपने बोल दिया कि हमने 50,000 एम्प्लॉय हमने इस साल रिक्रूट किया है हमारे कंपनी में, तो थोड़ी ना हम अकाउंटिंग में लिखेंगे 50,000 हमने एम्प्लॉय 50,000 एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं,
नहीं, आपकी 50,000 एम्प्लॉय को जितने भी आप एक्सपेंस देते हो, मीन्स जितने भी सैलरी देते हो, ये आपको रिकॉर्ड करना है आपकी अकाउंटिंग में, ना कि 50,000 मैनेजर और एम्प्लॉय को आपको आपने अपॉइंट किया है, ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। एंड ओनली बोला, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी होता है ये आपको रिकॉर्ड करना है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। मीन्स आपकी कंपनी की जितने भी, आपने बोल दिया कि हमने इस साल 25 ट्रक हमने खरीदा है, तो थोड़ी ना आप लिखोगे कि हम 25 ट्रक खरीदे। 25 ट्रक जब खरीदे हो, जितने भी कैश आपसे आउटफ्लो हुआ है ये आपको लिखोगे कि हमने 25 ट्रक की कैपेसिटी हो गया 25 करोड़, तो 25 करोड़ हमने एक्सपेंस किए हैं 25 ट्रक खरीदने में, तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि 25 ट्रक आपने खरीद दिया है ये आपको रिकॉर्ड करना है। मीन्स ओनली मनी मेजरमेंट, दिस इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। Record of transaction are kept not on physical but only monetary units। चलो, और उसकी कुछ इम्प्लीकेशन है, जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है उनकी कुछ इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन क्या है? ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आगे जाके जितना भी होता है इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। मान लो आपने 25 ट्रक खरीदा 5 साल पहले, तो आपने 25 करोड़ इन्वेस्ट किए हो, तो आप जब रिकॉर्ड करोगे 25 करोड़ आप रिकॉर्ड करोगे। मान लो आगे जाके इस ट्रक की दाम गिर गया है और उसकी दाम हो गया 10 करोड़, मीन्स आपको रिकॉर्ड नहीं करना है 10 करोड़ बोल के, आपको रिकॉर्ड करना है 25 करोड़। जितने में आपने खरीदा है उसको आपने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। सो ये एक उसकी इम्प्लीकेशन है। तो अकाउंटिंग डाटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू अफेयर ऑफ एंटरप्राइज। चलो नेक्स्ट चलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है कि आपको एक एजम्पशन करके चलना चाहिए, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि आगे जाके आपकी कंपनी, आपकी एंटरप्राइज इन्फिनिटी पीरियड तक चलेगी, ना कि 5 साल जाके बंद हो जाएगी। ये तो हर ह्यूमन ऑप्टिमिस्टिक रहता ही है, क्योंकि हर जो भी एक एंटरप्राइज स्टार्ट करता है उसकी तो फास्ट थिंकिंग रहता है कि एंटरप्राइज को हम इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम तक चलाएंगे। तो एवरीवन हैज ऑप्टिमिस्टिक इन द अकाउंटिंग आल्सो, कि वो थिंक करके चलेंगे कि आगे जाके हमारे कंपनी इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, ना कि 1 साल में 2 साल में बंद कर देंगे। ये तो डिपेंड करता है आपकी मार्केट और आपकी कंपनी की ग्रोथ, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितने चलेगी। बट ये अकाउंटिंग में हमेशा एज्यूम करके चलना पड़ता है कि आपकी कंपनी इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहता है। तो क्या होता है, फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वुड नॉट लिक्विडेट इन द फॉरसिबल फ्यूचर। तो क्या करोगे, तो क्या होता है कि आपकी कंपनी के जितने भी एसेट्स है उस हिसाब से आप खरीदारी करोगे कि आप इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम तक चलना है, और ना कि 1-2 साल में बंद कर देना है। तो आप मान लो कि आप पेसिमिस्टिक हो, आप 1-2 साल में बंद कर दोगे आपकी कंपनी को, तो क्या करोगे, आपकी एसेट्स है जितना कंपनी की, इसको आपको सेल करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके सेल करोगे कि मैं तो 2 साल में बंद कर दूंगा, तो क्या है सेल कर देता हूँ, इस हिसाब से आप चलोगे। लेकिन आपकी एज्यूम करके चल चुके हो कि हमारी कंपनी इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, मीन्स आप जितने भी आपकी कंपनी के एसेट्स है वो आगे जाके सेल नहीं करोगे, जितने दिन तक उसकी टाइम लिमिट ना आ जाए, जितने दिन तक ये खराब ना हो जाए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है कि एज पर द कंपनी एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपकी कंपनी की अकाउंट आप एक पीरियड रख लो, कि जो एक पीरियड में मीन्स 1 साल में मार्च के महीने में आपकी कंपनी की अकाउंटिंग को आप रिलीज करोगे। एक फिर से बोल देता हूं कि कंपनी एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है कि अकाउंटिंग आपकी एंटरप्राइज की आप 1 साल में एक बार आपको पब्लिश करना है, और उसी डेट में पब्लिश करना है। मान लो कि जैसे कि गवर्नमेंट की बजट क्या होता है कि फरवरी में पब्लिश होता है, तो ऐसे ही हर कंपनी की मार्च में ही और मार्च महीने में आपकी अकाउंटिंग कंपनी की रिलीज करता है, जितने भी प्रॉफिट लॉस हुआ है सबको शो करता है,
और बैलेंस शीट क्रिएट करता है। उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है? मान लो आपकी पब्लिक कंपनी है, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी रजिस्टर है, मीन्स आपको क्वार्टरली 4 महीने में एक बार आपको अकाउंटिंग को पब्लिश करना पड़ेगा। ये बोला है इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि मान लो आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितने भी एसेट्स खरीदे हो बाहर से, उसकी टोटल प्राइस को आपको टोटल कॉस्ट कितने एक्सपेंस हुआ है टोटल को रिकॉर्ड करना है। मान लो आपने मशीन खरीद लिया 25 करोड़ की, तो नॉट ओनली आपको रजिस्टर करना है आपके अकाउंट में 25 करोड़ हमने एक्सपेंस कर दिया, आपको खरीद दिया जो 25 करोड़ ये भी रजिस्टर करना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितना भी मशीन खरीदे हो, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से आपने खरीद दिया, तो आपने इंस्टीट्यूशन को मान लो इंटरस्टेट आपने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर ली, मीन्स आपकी स्टेट है पटना, आपकी स्टेट है वेस्ट बंगाल, आपने क्या किया कि आपने उड़ीसा से आपने खरीद लिया एक मशीन, मान लो ये, तो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लो कि आपकी 2 लाख रुपए हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 लाख रुपए हो गए, तो क्या हो गया 25 करोड़ ने आपने मशीन खरीद लिया, तो 25 करोड़ प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था 2 लाख, 25 करोड़ 2 लाख। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपको उसमें जोड़ना है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट मान लो आपकी हो गया 10 लाख, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपको जोड़ना है। और लास्ट में जितना हो गया, तो 25 करोड़ में आपने खरीद लिया, 25 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन 2 लाख एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख, 25 करोड़ 12 लाख आपको लास्ट में जाके आपके अकाउंटिंग में रजिस्टर करना है। 25 करोड़ 12 लाख हमने एक्सपेंस किया इस मशीन खरीदने में। यह है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मीन्स टोटल एसेट में जितने खर्चा किए वो आपने टोटल रजिस्टर करना है। नेक्स्ट है डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन होता है हम 2 तरीके से रजिस्टर करेंगे। मान लो आपने मशीन खरीद लिया, मीन्स आपके पास एसेट्स आ गया आपके पास एसेट्स, तो आप लिखोगे कि हमने एसेट्स आ गया इतना, और आपने कैश आउटफ्लो तो करना पड़ेगा ना, जितने आपने खरीद लिया है एसेट्स के हिसाब से उसके हिसाब से कैश भी देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि कैश आउटफ्लो इतना हुआ। आपने मान लो कि 10 लाख की हमने कुछ खरीद लिया है, सपोज गुड्स खरीद लिया है, तो आपके पास गुड्स आ गया 10 लाख की और कैश आउटफ्लो हो गया 10 लाख की, मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट में आपको रजिस्टर करना है। क्रेडिट हो गया 10 लाख और क्रेडिट हो गया 10 लाख और हमारे पास डेबिट हो गया गुड्स 10 लाख की, ये आपको रजिस्टर करना है। हर कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है ये डुअल एक्सपेक्ट में हमको रजिस्टर करना पड़ता है। हम डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से रजिस्टर करते हैं। नॉट ओनली कि हमने खरीद लिया 10 लाख की गुड्स, इतना लिख के हम खत्म नहीं कर देना है। 2 पैराग्राफ बनता है, ये होता है एक क्रेडिट, ये होता है डेबिट। क्रेडिट में क्या बोलोगे 10 लाख की कैश आउटफ्लो हो गया, और डेबिट में क्या बोलोगे 10 लाख की गुड्स हमारे पास आ गया। ये दोनों लिखना पड़ता है जो आगे जाके मैचिंग होता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपकी कंपनी की ट्रू पिक्चर सामने आ जाता है। और क्या बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस कैपिटल, मींस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रखा है कैपिटल, मींस ओनर भी कंट्रीब्यूशन कर रखा है। और लिएबिलिटी क्या है? लिएबिलिटी है कि आपको देना है, आपकी कंपनी की ऑब्लिगेशन है, जितने भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको आपको लिएबिलिटी की तरफ से देना है। The equation states that assets of the business are always equal to the claim of owner and outsider. ये भी आ सकता है, आपको स्टेटमेंट में पूछ देगा कि एसेट्स क्या है, स्टेटमेंट दे देगा इज इक्वल टू क्लेम ऑफ ओनर एंड आउटसाइडर, ये हो जाएगा आपकी आंसर। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
कि कंपनी की जितने भी आपने सेल कर रखे हो गुड्स, जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पास रेवेन्यू आ रहा है तब ही आप रिकॉर्ड कर दोगे, ना कि जब आप कैश पाओगे। मीन्स हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या होता है कि आपको मान लो आपने आपकी गुड्स जो है 25 लाख की गुड्स आपने सेल कर दिया। सेल कर दे तो आपके पास रेवेन्यू आएगा। मार्केट में आपने सेल कर दिया 25 लाख की गुड्स, तो क्या है आपके पास आएगा 25 लाख कैश। तो क्या जब आपने सेल कर दिया 25 लाख की गुड्स, टोटल सेल हो गया 25 लाख की गुड्स, तो आपके पास तो आ गया ही। आगे जाके जब भी आएगा तो जितने भी रिटेलर ने आपसे खरीद दिया है 25 लाख की गुड्स, उन्होंने बोला कि हम 2 महीने के बाद आपको कैश प्रोवाइड करेंगे, कैश देंगे उसकी। तो हो गया आपके 25 लाख कैश गुड्स आपने सेल कर दिया। जब आपने मान लो कि आपने मार्च महीने में ही ये एक देख लेते हैं महीने, मान लो आपने जुलाई महीने में ही आपकी 25 लाख की गुड्स ने सेल कर दिया और इसकी पैसा आपको मिल रहा है, उसकी मनी आपको मिल रहा है अगस्त महीने में। तो आप जब रजिस्टर करोगे आपकी अकाउंटिंग में, तब क्या रजिस्टर करोगे कि हमने 25 लाख की कैश रेवेन्यू हमने अर्निंग किया जुलाई महीने में। जुलाई महीने की आपकी रजिस्ट्रेशन और फाइनेंस अकाउंटिंग आप रजिस्टर करोगे। रेंट ऑफ ए मंथ of July 2020 even if received in August 2020 will be taken in the profit and loss account of financial year of ending of July, not the financial year of beginning of August। Means आपको मान लो कि आपको रेंट देना है, आपने दे रखा है रेंट में आपकी कुछ प्रॉपर्टी, तो आपकी रेंट हर महीने आता है। मान लो कि जुलाई महीने की रेंट क्या है, थोड़ा लेट हो गया, अगस्त में आ गया, लेकिन आपको पता है ना कि जुलाई में ही रेंट आता है हमेशा। तो जुलाई में ही आपकी जब फाइनेंशियल आपकी अकाउंटिंग जब आप रजिस्टर करोगे, जुलाई महीने की ही आप रजिस्टर करोगे। ऐसे ही आप मान लो कि आपने क्या किया कि आपकी इंटरेस्ट आपको जून में ही, आपकी इंटरेस्ट आपको जुलाई में ही आता है। तो क्या हो गया, एडवांस दे दिया किसी पार्टी ने आपको जून में, तो आपको जून की ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको रजिस्टर करना है कि हम जून में हमारे इंटरेस्ट हम पा गए। उसमें भी कुछ एजम्पशन रहता है। मान लो कि कंस्ट्रक्शन की आपकी कंपनी है, तो आपकी जो वर्क होता है 2-3 ईयर की लेंदी होता है, कैपिटल वर्क होता है। तो क्या होता है कि आपकी मनी भी बोल दिया गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि आपकी मनी आपकी जब कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद ही कुछ मिलेगा। मान लो कि आपकी 25 करोड़ या 30 करोड़ की आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो आपको मिल गया है 15 करोड़। और 15 करोड़ क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन की काम खत्म होने के बाद 2-3 साल जितना भी लगे उसके बाद 15 करोड़ मिलेगा। तो क्या होता है कि आप ओनली 15 करोड़ ही रजिस्टर करोगे आपकी अकाउंटिंग में, और 15 करोड़ जब आएगा तब रजिस्टर करोगे। ये एक्सेप्शन है। बट रेगुलर टर्म में क्या होता है कि जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मनी आपके पास आ रहा है, आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ और 2-3 मंथ बाद, लेकिन आपको पता चल गया कि आज पता चल गया कि आ जाएगा, लेकिन 2-3 महीने बाद ही आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो आज की ही आप रिकॉर्ड करोगे, ना कि 2-3 महीने जब आप कैश पाओगे। ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंस जितना हुआ है और रेवेन्यू जितना गेन कर रखे हो, दोनों को ही इस फाइनेंशियल ईयर में आपको रजिस्टर करना है, ना कि ओनली एक्सपेंस कर देता हूं इस साल और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है। आप इस साल जितने भी एक्सपेंस कर रखे हो, मान लो कि आपने 50 करोड़ की एक्सपेंस कर रखे हो और आपकी रेवेन्यू आ गया 100 करोड़ की, तो दोनों ही आपको रजिस्टर करना है इस फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग में। एक एग्जांपल है, देख लो। ए हॉस्पिटल पे 20,000 पर मंथ टू 5 ऑफ इट डॉक्टर, मंथली सेल्स आर 5 लाख। मान लो कि आपकी
एक हॉस्पिटल है, आपकी जितने भी 5 डॉक्टर हैं मान लो, और एक डॉक्टर को आपको 20,000 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है। तो क्या हुआ कि 5 डॉक्टर को पर मंथ 1 लाख रुपए आपको एक्सपेंस करना पड़ा मंथली सैलरी के हिसाब से। और क्या हुआ, इस महीने आपकी रेवेन्यू आ गया 5 लाख की। तो आप दोनों को ही मैच करके एक बॉक्स बनाओगे और लिखोगे हमने एक्सपेंस किया हमारे डॉक्टर में 1 लाख रुपीस इस मंथ, और हमारे पास रेवेन्यू आ गया 5 लाख रुपीस इस मंथ। दोनों को ही लिखोगे, ना कि ओनली आपको लिख देना है कि रेवेन्यू आ गया इतना और नेक्स्ट मंथ लिखेंगे कि हमने एक्सपेंस किया। ऐसे नहीं होता है। एक ही फाइनेंशियल पीरियड में जितने भी, मान लो कि आपने मंथली रजिस्टर कर रखे हो, तो मंथली आपको रजिस्टर करना है कि भाई ये मंथ में हमारे 5 लाख की रेवेन्यू गेन हुआ और 10 लाख की हमने सैलरी प्रोवाइड कर दिया। तो आपको ये करना है मैचिंग कंसेप्ट। डिस्क्लोज कंसेप्ट क्या बोलता है? डिस्क्लोज कंसेप्ट बोलता है कि आपको जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, टोटल आपको डिस्क्लोज करना है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या होता है कि जितने भी यूजर हैं आपकी अकाउंटिंग की डाटा से यूज करके फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, वो लोग हेल्पफुल हो सके। तो कंपनी एक्ट बोलता है 1957 has provide a format of preparation of profit and loss account and balance sheet of company which need to be compulsory adhered to for the preparation of this statement. The regulatory body like SEBI also mandate the complete disclosure made by the company. जितने भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, जितने भी आपकी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, टोटल आपको शो करना है, ना कि आपको कुछ हाइड कर देना है। ये आपको कंपनी एक्ट 1957 ये बोलता है और सेबी भी बोलता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपकी जितने भी अकाउंटिंग की डाटा है, आपको एक ईयर में, मान लो कि मार्च महीने में आपको शो करना है, तो मार्च महीने में ही आपको शो करना है, टाइम आपको डिले नहीं करना है। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फॉलोड बाय एंटरप्रेन्योर्स should be uniform and consistent on the period of time so that result are comparability result when the same accounting principle are consistently being applied at different enterprises। तो क्या बोलता है कि आपको मान लो इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में आपने टोटल हिस्ट्री में आपकी कंपनी की जब स्टार्टिंग हुआ था, जो फॉर्मेट में आपने कंपनी की अकाउंटिंग आपने रजिस्टर कर आए हो टोटल, उस फॉर्मेट में ही आगे जाके आपको रिकॉर्ड करना है। और जिस टाइम आपको रिलीज कर रहे हो डॉक्यूमेंट पब्लिक के पास, उस टाइम को भी आपको रिलीज करना है। तो क्या होता है कि आपको आपकी प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन हो सके, आपकी कंपनी कितना ग्रो कर रहा है, और दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ भी आपकी कंपनी की कंपैरिजन हो सके। नेक्स्ट होता है कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि मान लो आपकी कंपनी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि वो आपकी कंपनी की आगे जाके प्रॉफिट होगा, एक एजम्पशन कर लिया आप पहले से ही, आगे जाके प्रॉफिट होगा 25 करोड़ की, ये एजम्पशन कर लिया। लेकिन क्या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो एजम्पशन कर रखा है आपकी कंपनी आगे जाके प्रॉफिट होगा 25 करोड़ की, तो ये एजम्पशन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है अकाउंटिंग में, क्योंकि प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। बट आपने एजम्पशन कर लिया, मान लो आपकी एक कोर्ट केस चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा उसकी डिसीजन, पहले से ही पता चल गया कि आपकी कोर्ट केस आप जीत जाओगे, तो क्या हो जाएगा कि 25 करोड़ की आपकी प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या हो गया कि आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपकी कंपनी की अकाउंटिंग, आप जो प्रॉफिट होगा आगे जाके फ्यूचर में, वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। और मान लो आपकी कोर्ट केस चल रहा है और पहले से ही एज्यूम कर लिया कि हो गया कि टोटल चल रहा है ठीक ठाक, कोर्ट केस हार जाएंगे आगे जाके, तो 25 करोड़ की लॉस हो जाएगा। लेकिन ये आपको रिकॉर्ड करना है, आपकी लॉस अकाउंटिंग आगे जाके हो सकता है कुछ, तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि प्रॉफिट आगे जाके हो सकता है, ये आपको रिकॉर्ड करना है। एक देख लेते हैं ये, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड परचेस हैज फॉलन डाउन, द
stock will be shown at cost of price in the book, but if market value has gone off, the gain is not to be recorded until the stock is sold. मान लो आपके पास कुछ गुड्स है, उसकी मार्केट वैल्यू गिर गया है, तो क्या हो जाएगा? अब आपको सेल करना है उससे, तो क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। मार्केट वैल्यू उसकी गिर गया है, आपके पास गुड्स है 25 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू डिफ्लेशन की वजह से गिर गया और 10 लाख हो गया। जब आप उसे सेल करोगे तो आपको लॉस होगा। तो क्या है कि जिस प्राइस से आपने खरीदिया है उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस को आपको रिकॉर्ड करना है आपकी अकाउंटिंग में, ना कि मार्केट प्राइस को। मीन्स आपकी अभी की आपकी मार्केट प्राइस है 10 लाख रुपए, जब आपने खरीद रखा था गुड्स उसकी मार्केट प्राइस थी 25 लाख रुपीस, तो आपको 25 लाख रुपीस ही आपको अकाउंटिंग में शो करना है, ना कि 10 लाख रुपए अभी मार्केट प्राइस है उसको शो नहीं करना है। और क्या है कि मान लो आपकी, क्योंकि ये लॉस हो रहा है ना, आपके 25 लाख दे रहे हो, आपके लॉस हो रहा है, तो 25 लाख ही आपको शो करना है। लेकिन आपकी मान लो 25 लाख रुपए की है और मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गया है और हो गया 30 लाख। तो क्या है, आप सेल कर दिया उसे। सेल करने के बाद जब आप उसकी प्रॉफिट, आप जब उसकी कैश आप रिसीव करोगे, जब आप सोल्ड करोगे, तब ही आप रिकॉर्ड करोगे 30 करोड़ की हमने सोल्ड कर दिया, ना कि पहले से ही नहीं सोल्ड करके आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। जब आप सोल्ड कर चुके हो तब ही रिकॉर्ड करोगे कि उसकी प्राइस है 30 करोड़, मीन्स हमारे 5 करोड़ की प्रॉफिट हुआ है। फिर एक बार बोल देता हूं, आपने एज्यूम कर लिया कि आपकी कंपनी नेक्स्ट मंथ में इतना प्रॉफिट करेगी, तो आपको इसको अकाउंटिंग में रजिस्टर नहीं करना है। और मान लो आपकी कंपनी एज्यूम कर लिया कि नेक्स्ट मंथ इतने लॉस हो जाएगी, समथिंग लॉस हो जाएगा, तो आपकी कंपनी उसे रजिस्टर करेगी आपकी अकाउंटिंग में। आपको लॉस, फ्यूचर लॉस को अकाउंटिंग में, अभी की अकाउंटिंग में रजिस्टर करना है, लेकिन फ्यूचर गेन को, फ्यूचर प्रॉफिट को आपको अभी की अकाउंट में रजिस्टर नहीं करना है। यह है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी क्या बोलता है? अकाउंट शुड फोकस ऑन मेटेरियल फैक्ट। मैं आपको बोल दिया कि पहले से आपकी कंपनी ने 25 करोड़ की मान लो मशीन खरीद रखा है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे कि हमने मशीन खरीद रखा है इतना, 10 मशीन खरीद रखा है। आपको उसकी प्राइस रिकॉर्ड करना है कि 25 करोड़ की हमने मशीन खरीद रखा है, ना कि 10। और मान लो आपकी 50 एम्प्लॉयमेंट उस बार अपॉइंट कर रखे हो, तो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे 50 एम्प्लॉय हमने इस साल अपॉइंट किया है। आप रजिस्टर करोगे 50 एम्प्लॉय को जितने एक्सपेंस होता है ये आपको रजिस्टर करना है। ओनली मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है। और क्या है कि मान लो आपके पास छोटा छोटा, मान लो कि आपने पेंसिल खरीद लिया, आपकी इरेजर खरीद लिया, ये छोटा छोटा जो भी होता है, आपको आपकी एसेट्स में आपको उसको रजिस्टर नहीं करना है। क्या करना है? उसको आपकी एक्सपेंस अकाउंटिंग में रजिस्टर करना है, क्योंकि आपने पेंसिल में जितने खर्चा कर लिया, मान लो कि पेंसिल 1 लाख की खरीद लिया, इरेजर 1 लाख की खरीद लिया और स्केल 1 लाख की खरीद लिया, टोटल 3 लाख हो गया आपकी। तो आपको इससे एसेट्स में नहीं रिकॉर्ड करना है कि हमने पेंसिल खरीदा, ये रहने दो। लेकिन आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है दूसरे कुछ कंपनी, मान लो आपकी कंपनी है टेक्सटाइल कंपनी, और आपने पेंसिल खरीदा, इरेजर खरीदा फॉर कुछ वर्क करने के लिए, लेकिन उसे आप एसेट्स के हिसाब में नहीं देखोगे। आगे जाके उसे सेल नहीं करना है ना, इरेजर पेंसिल थोड़ी ना सेल करोगे। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी टेक्सटाइल, तो आपकी टेक्सटाइल बिजनेस है, तो आप आगे जाके टेक्सटाइल सेल करोगे, ना कि पेंसिल एंड इरेजर। तो क्या है कि आपको उसे एसेट्स में शो नहीं करना है, उसे एक्सपेंस में शो करना है कि आगे जाके भाई हम एक्सपेंस कर दिखा है इतनी पेंसिल में, इरेजर में, स्केल में 3 लाख रुपए, ये एक्सपेंस में शो करोगे। एसेट्स क्या होता है कि जो आपको आगे जाके फाइनेंशियल गेन करा सके, मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करा सके, ये है एसेट्स। बट आपकी टेक्सटाइल की कंपनी है, आगे जाके पेंसिल, इरेजर ये सब आपको फाइनेंशियल गेन देंगे नहीं, आपकी यूज के लिए आपने उसे खरीदा है, परचेज किया है,
तो आप एक्सपेंस में उसे रजिस्टर करोगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपकी अकाउंट के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये फ्री फ्रॉम बियास ऑफ अकाउंटेंट, मीन्स आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करोगे और कुछ चेंज चांज और इंटरफेयर नहीं करोगे अकाउंटिंग में। जितना अकाउंटिंग में शो कर रहा है ये फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बियास होना चाहिए एंड ये ट्रू पिक्चर होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ, एक वेरीफेबल डॉक्यूमेंट एंड वाउचर एक्सचेंज करना होता है, उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग बनाना है। मान लो आपने 10 लाख की कुछ गुड्स खरीद लिया है PQR ऑर्गेनाइजेशन से, मीन्स जब आप PQR ऑर्गेनाइजेशन आपको जब ये गुड्स देगा, आप जब उसको कैश प्रोवाइड करोगे तो एक एक्सचेंज करोगे, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करोगे तो हमने इतना गुड्स खरीद लिया है, तो ये आ जाएगा आपकी अकाउंटिंग में। तो एक वाउचर आप क्या करोगे कि वाउचर देगा PQR ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आपने हमारे से 10 लाख की गुड्स खरीद रखे हो, तो इस वाउचर के हिसाब से आप जाके आपकी अकाउंटिंग बनाओगे और ये आपको शो करना है कि ये देखो हम कुछ इंटरफेयर नहीं किए, ये है उसकी प्रूफ। ओके, देयर आर टू कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, एक है कैश बेसिस में, एक एक्यूरल बेसिस में। तो क्या होता है कैश बेसिस? क्या बोलता है कि जब आप सेल कर रहे हो कुछ गुड्स, जब आप कैश रिसीव करोगे तब ही आप रजिस्टर करोगे, ना कि पहले से सेल करने के टाइम में आप रजिस्टर करोगे। मान लो इस महीने आपने सेल कर लिया 25 लाख की गुड्स और दूसरे नेक्स्ट महीने आपको कैश मिलेगा, रिटेलर ने बोल दिया कि भाई नेक्स्ट महीने हम आपको कैश देंगे, तो आपको नेक्स्ट महीने ही आपको रजिस्टर करना है आपकी कंपनी की अकाउंटिंग में, ना कि इस महीने आपने सेल करने की महीने में आपको रजिस्टर नहीं करना है। ये बोलता है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि आप जिस महीने आपने सेल कर रखा है गुड्स, तब ही आपको शो कर देना है आपकी अकाउंटिंग में कि हमने उतने सेल किया तो इतने रेवेन्यू गेन हुआ है। ये बोलता है एक्रूअल बेसिस। एंड और हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट में क्या होता है कि जब आप सेल कर रखे हो, जब को आपको रियलाइज हो गया कि हमारे इतने परसेंट हमारे रेवेन्यू आ जाएगा इस महीने, तब ही आप रजिस्टर कर देते हो। ये होता है एक्रूअल बेसिस में। हम जितने भी हमारे अकाउंटिंग करते हैं वो सब होता है एक्रूअल बेसिस में। एंड एक रहता है डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट एंड सिंगल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपकी कंपनी जितने भी ट्रांजेक्शन कर रखा है उसकी 2 एक्सपेक्ट आपको रजिस्टर करना है अकाउंटिंग में। मान लो आपने कुछ गुड्स सोल्ड कर रखा है, तो क्या होगा कि गुड्स सोल्ड कर दिया तो क्रेडिट हो गया, और डेबिट हो गया क्या कि आपके पास कैश आ गया। सेल करने से रेवेन्यू आता है ना, तो आपके पास कैश आ गया, ये आ गया डेबिट में, डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स एंड एक्सपेंस, हमेशा अकाउंटिंग में 2 एक्सपेक्ट में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और सिंगल एक्सपेक्ट क्या बोलता है, ओनली सिंगल करो चल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट से हमारे अकाउंटिंग बनाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोलता है कि हम डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट से हमारे अकाउंटिंग बनाएंगे। तो हम डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट लेते हैं, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट से अकाउंटिंग बनाते हैं और एक्रूअल बेसिस से भी अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाते हैं। ये है एक क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा कि आपकी कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। हम टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट सेशन में, जब टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर खुद से भी मैं दूंगा, बहुत सारे ये सॉल्व करेंगे। क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जितने भी हम टोटल कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उसको अप्लाई करेंगे सॉल्व करने में, क्वेश्चन आंसर कितने सॉल्व हो रहा है ये पता चल जाएगा आगे जाके। सो आगे जाके हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से रखेंगे बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कितने हमारे एक्यूरेसी आ रहा है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।